कल हरियाणा का बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जींद में आया हुआ था और जब आशा वर्करों को पता चला कि रणजीत सिंह चौटाला यहाँ पर आया हुआ है तो आशा वर्कर धरने से अपना ज्ञापन देने के लिए डीआरडीए की ओर रुख कर रही थी। लेकिन जैसे ही सीआईडी के माध्यम से उनको पता चला कि वे आशा वर्कर ज्ञापन देने के लिए आ रही है तो किस तरह का माहौल कल देखने को मिला उसके बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, कल हरियाणा का बिजली मंत्री रणजीत चौटाला आया हुआ था, किस तरह का रुख देखने को मिला आशा वर्करों के साथ पुलिस प्रशासन का और रणजीत चौटाला का? आशा वर्करों के साथ उनका हम पहुंचने से पहले ही सरकार या कोई नुमाइंदा ने उनको बता दिया अब भी आशा वर्कर आने लग रही हैं और उनको पहले से ही निकाल दिया। उनका कार्यक्रम कम से कम 15-20 मिनट का बाकी था और उन्होंने आशाओं के डर के चलते हुए उन्होंने उस मंत्री को भगा दिया। और फिर आशा वर्करों का हौसला इसी तरह था कि भी हम ज़रूर जाएंगे और कोई वहाँ मिलेगा ज़रूर है तो उनका मुकाबला हम करके ही आएंगे। जो हमारा मांग पत्र है वो चाहे कोई एसपी या डीसी कोई भी लो हम देकर ही आएंगे। जैसे ही डीआरडीए के गेट पर पहुंचे तो जो पुलिस प्रशासन के मेल पुलिस थी उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की भी की। हाँ, मेल ही वर्कर थे, वहाँ कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की की। एक आशा वर्कर को तो पैर में भी चोट आ गई और उन्होंने गेट इधर उधर करके चोट काफ़ी आई हैं, किसी के कपड़े भी फट गए। और वो डीएसपी की जो सोच है वो घटिया सोच है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार को ऐसे ऐसे नुमाइंदों को हमारे आगे मत खड़ा कीजिए। हमारे जो रोकना है हमको तो लेडी पुलिस का प्रबंध कीजिए, जेंट्स का वहाँ कोई काम नहीं होता। हमारा हाथ पल्ला भी लग जाता है। हम घोर निंदा करते हैं सरकार की और हमारे को रोका गया। उस रोकने के बावजूद भी हमने दीवार फांद कर हम वहाँ गए डीसी ऑफिस के आगे, वहाँ नारेबाजी की और सरकार की जो दमनकारी नीति है उनका डटकर विरोध किया। और फिर उसके बाद हमने पता चला कि भी बिजली मंत्री रेस्ट हाउस में है और हमने फिर प्लान बनाया। हम सारी की सारी आशा वर्कर दोबारा से रेस्ट हाउस में पहुंचे। वहाँ भी जो सरकार के ये दल्ले हैं पुलिस वाले उन्होंने धक्का मुक्की वहाँ से भी ज़्यादा की और ये बोला गया कि जो लेडीज हैं, महिला है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आपका मांग पत्र के बारे में क्या कहा था कि आप आशा वर्कर कोई नहीं जाएगी, मेल वर्कर जाएंगे, आशा वर्कर लेडीज मतलब लेडीज वहाँ अंदर कोई नहीं जाने जाएगी। उनकी मनुस्मृति की सोच है, हम उसकी निंदा करते हैं। इसको सोच को बदला जाए। और फिर हमने बोला कि जब आंदोलन आशा वर्कर का है तो आदमी नहीं जाएंगे, हम ही जाएंगे, आशा वर्कर ही मांग पत्र देंगे, हम किसी जेंट्स को अंदर नहीं जाने देंगे। फिर हमारे इस दबाव के चलते हुए उनका कोई दल्ला या सीआईडी का कोई बंदा हमारे पास आया और जब जाके हमारा डेलीगेशन बुलाया गया और हम 5 आशा वर्कर वहाँ गई और उनसे बातचीत की। लेकिन बातचीत में कोई खास हमें रोचक नहीं हुई, नेगेटिव ही पक्ष था, संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और ये बीजेपी के दल्ले हैं, ये हमारी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे और हम ही पहुंचाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। इनकी सिर्फ मंशा सही नहीं है बातचीत करने की, ये हमारे आंदोलन को, हमारे धरने को, हमारी हड़ताल को लंबा खींचना चाहते हैं। उस लंबा खींचने का कारण क्या है? कारण ये है कि आशा वर्करों में निराशा पैदा की जाए। जैसे इन कलरों का कैसे न कैसे समाधान करके इनको उठा दिया, एक सिर्फ आश्वासन देकर उठा दिया गया। इसकी जो दमनकारी नीति है उसके चलते हुए ये दमन करना चाहते हैं और आशा वर्करों का आंदोलन तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमारा आंदोलन कितना भी जोर लगा ले सरकार नहीं टूटेगा। हमारे अंदर जज्बा, हौसला और हिम्मत है, न हम थके हैं और न थकेंगे। इस सरकार को ही थका कर रहेंगे, झुका कर ही रहेंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि संसद में हमने 333% आरक्षण महिलाओं को दे दिया, दूसरी तरफ
महिलाओं का जो ज्ञापन देने जाते हैं वो ज्ञापन भी नहीं देने दिया जाता मंत्री को, क्या? ये सिर्फ एक घोषणा है, इस सरकार का कोई मंशा नहीं है महिलाओं को 33% आरक्षण दे और महिलाएं लड़कर एक विधानसभा में और संसद में जाकर बैठें। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये घर तक ही सीमित रहे, रोटी बनाएं और चूल्हा तक रहें। ये हमारी इनकी आवाज़ को अगर संसद में और विधानसभा में आएंगी तो तुम्हारे जैसे आदमियों को जड़ उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। महिलाएं हैं इस देश की। मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन वहाँ जो डीएसपी का रुख था, डीएसपी का रुख ये था, डीएसपी ने हमारे से कहा कि महिलाएं रेस्ट हाउस के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, महिलाओं का प्रवेश निषेध है, व्यक्तिगत जा सकता है, 2 आदमी जाएं और वो ज्ञापन दे सकते हैं। इस किस्म की सोच है। डीएसपी नहीं बोल रहा, ये मनुस्मृति बोल रही है। सरकार मनुस्मृति से देश को चलाना चाहती है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जो बात है, जो अभी नई संसद बनाई थी, नई संसद के अंदर जो बिल पारित किया गया, महिला विधेयक बिल वहाँ पारित किया गया, और मोदी साहब जो इस देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते, वो अपने आप को भारत देश का राजा कहता है। और वो ये कहता है कि मैं ईश्वर ने भेजा हूँ, अखबार में मोटे अक्षर में छाप रखिए कि मैं ईश्वर ने भेजा हूँ, कुछ मेरे काम बाकी रह गए वो मैंने पूरे करने हैं। ये महिलाएं जो देश के अंदर 50% हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने 2 शब्द बोले उसके अंदर। मैंने देखा था, मैंने पढ़ा अखबार के अंदर। एक तरफ से तो आरक्षण देने की बात है, लेकिन दूसरी तरफ देश की महिलाओं को नंगा करके और उनके साथ दमन किया जा रहा है। दमनकारी नीतियाँ सरकार की। मैं यही कहना चाहता था। मैं पहले तो ये कहना चाहूँ, अब वहाँ जो बिल जो पारित किया गया उसके अंदर 33% की बात कही मोदी ने। ये कहा ये भी अब ये कानूनी यहाँ स्पेशल सेशन बुला करके ये कहा गया उसके अंदर कि ये जो न महिलाएं 33% की हकदार हैं, लेकिन ये 33% 2026 के बाद मिलेगा। 2026 का आंकड़ा उसके अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट, और मोदी ने बोला है ये 2026 में 33% आरक्षण देंगे। आज नहीं, 24 में हमारी सरकार बनाओ फिर देंगे। मतलब ये अरे ईश्वर ने भेजा है, पब्लिक ने को नहीं बनाया उसको। मोदी ये कहना, क्या लगता है आपको, ये जो पब्लिक ने उसको राजा बना दिया, प्रधानमंत्री देश का बना दिया, अब देश की जनता जो जनता जनार्दन है वो क्या ऐसा सलूक करेगी इसके बाद? हाँ, इसके अंदर ऐसा है, देश का कोई भी वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, SC BC कोई भी समाज के लोग हैं, वो सारे इसके विरोध में हैं। जगह जगह चाहे किसी विभाग के व्यक्ति हैं, सभी जो हैं उसके अंदर उससे इस सरकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है, एक भी आदमी। और सारे यही कहते हैं कि 2024 के अंदर अगर ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो इस सरकार का हम चलते करने का काम भी हम करेंगे। हम इस सरकार को कभी भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस सरकार ने 9 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया है। किसी भी वर्ग का हित नहीं, सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए काम करता है, जिसका सभी न पता है। RSS मनुस्मृति की सरकार यहाँ देश में कायम करना चाहते हैं, और ये उसकी मंशा किसी कीमत पर भी पूरी नहीं हो सकती। इसी के लिए ये मैं अपनी रिटायर कर्मचारी संघ के राज्य सचिव होने के नाते ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह मनुस्मृति की सरकार कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। भारत देश के अंदर भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हैं। हम जो आशा वर्करों के समर्थन के अंदर आए थे, कल जो व्यवहार जो किया सरकार ने, ये निंदनीय है। और जो बिजली मंत्री, उसने ये कहा कि ये मेरा मामला नहीं है, मेरे से संबंधित नहीं है, मैं तो बिजली का मंत्री हूँ, मैं बिजली की कोई बात हो तो उसका तो समाधान कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता। आशा वर्करों का काम तो CM करेगा, CM के हाथ में है। और ये भी सही है बात, किसी मंत्री के हाथ में कोई पावर नहीं है, चाहे वो अनिल विज भी हो, पावर एक जगह केंद्रित है। वो भी जो है मुख्यमंत्री के पास है, जो इसका समाधान करेगा मुख्यमंत्री ही करेगा। और मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सम्मान करते हुए इनका समाधान करना चाहिए। ये तो मनुस्मृति की सरकार एक तरफ से तो जो है SC जो क्लास 4 हैं, और महिलाओं को तो मानते ही नहीं बिल्कुल भी। ये दोनों का जो है ये इनकी कोई सुनाई नहीं की जा सकती, और इनसे कोई बात भी नहीं की जा सकती। इनसे हम बात भी नहीं करना चाहते। मनुस्मृति के अंदर ये लिखा हुआ बाकायदा।
किस तरह से आशा वर्करों के साथ कल जींद की पुलिस ने बदसलूकी की। अपना ज्ञापन देने के लिए आशा वर्कर जा रही थी, लेकिन उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको मंत्री से मिलने नहीं दिया। आखिरकार आशा वर्करों ने पहले डीआरडीए में और उसके बाद रेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन करना पड़ा। और जब आशा वर्करों ने कहा कि यह बिजली मंत्री हथवाड़ा जा रहा है, हम वहाँ पे इसका घेराव करेंगे, तो यह बात सुनकर सीआईडी वालों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने मंत्री से बातचीत करने के लिए आशा वर्करों का डेलीगेट बुलाया। और लेकिन आशा वर्करों का डेलीगेट के साथ भी मंत्री ने कोई खास बातचीत नहीं की और ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर सकता, आपकी समस्या का समाधान तो मुख्यमंत्री कर सकता है। तो साथियों, हम देख सकते हैं किस प्रकार से एक राज्य की शक्ति किस प्रकार से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है उसके हाथ में चली गई है और इसके अलावा किसी के पास कोई समाधान नहीं है।